जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। Good evening, all my students and subscribers and lovely viewers। आज का वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज। इस वीडियो में 10 प्रश्नों का व्याख्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा पहले की तरह। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी और ख़ास रहने वाला है। आज के डेट में ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव रहा नहीं। अगर विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे कमांड करे तो 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही प्रैक्टिस करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है बच्चों, समांतर श्रेणी रूट में 18 कॉमा रूट में 50 रूट में 98 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। अब यहाँ पे एपी का जो पद दिया गया है ना प्यारे बच्चों, वह रूट के भीतर दे दिया है। क्यों? बच्चों को डराने के लिए, है ना। श्रीकांत सर है ना आपके पास, आप लोग डरने वाले हैं, आप विराजमान हो जाइए साहब। जी हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। सार्व अंतर कैसे घटाते हैं? सार्व अंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं। तो हमें ना डी का मान निकालना है और डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, आपको एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अब रूट 50 में से रूट 18 को तो आप घटा नहीं सकते हैं, यहाँ पे रूट का नियम चलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं हम कि इस तरह के प्रश्नों का सही जवाब आप कैसे देंगे। तो लीजिए, सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक एपी गिवन है बच्चों, रूट में 18 कॉमा रूट में 50 कॉमा रूट में 98 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो मेरा जो प्रथम पद है T1, इसको लिखेंगे हम लोग। कुछ शिक्षक महोदय A1 भी लिखते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है, चलेगा। T1 भी चलेगा प्रथम पद, A1 भी चलेगा प्रथम पद। तो घबराइएगा नहीं, प्रथम पद को आप चाहो तो T1 लिखो, चाहो तो A1 लिखो, ठीक है। तो आपका T1 कितना है बुआ? रूट में 18। इसको जरा सरल करो तो कैसे करोगे? 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18। इसमें किसका पेयर बन रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है? देखिए तो किसका जोड़ा बन रहा है? 3 का जोड़ा बन रहा है। तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये रूट में रह गया। चलिए अब जरा आप अपने T2 को निकालिए। T2 का मतलब टर्म सेकेंड, T2 का मतलब टर्म सेकेंड, हिंदी में कहें तो दूसरा पद। आपका दूसरा पद दिखाई दे रहा है अंडर रूट 50, रूट में 50 दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो रूट में 50 दिख रहा है। अब इसको जरा हम लोग सरल करते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 50 25, 25 दूनी 50, फिर से तो 50 वापिस आ गया, तो हम लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें किसका पेयर बन रहा है? तो 5 का पेयर बन रहा है। 5 को बाहर कर दीजिए और रूट में 2 सड़ जाएगा, तो ये रहा 5 रूट 2। अब आपको निकालना है क्या प्यारे बच्चों? तो सार्व अंतर आपको निकालना है, सार्व अंतर, जिसको कि D से सूचित करते हैं और फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। अब आपके पास T2 का वैल्यू कितना है? 5 रूट 2 माइनस T1 का वैल्यू है
3√2, 5√2 में से 3√2 घटा दो तो आपको बच जाएगा 2√2। तो जहां पे आपको 2√2 दिख जाए वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और उसी में टिक मार के आप अपने 1 नंबर का हकदार हो जाइएगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे। पहले तो इसका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं और उसके बाद उसका डिस्कशन उधर कर दूंगा। दो चर में दो रैखिक समीकरणों के अनगिनत हल है, अनगिनत हल है तो उनके आलेख कैसे होंगे। तो आलेख होंगे दो समपाती रेखाएं, दो समपाती रेखाएं। आंसर तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर यह क्या है और इसके साथ साथ कुछ और प्रश्नों का भी डिस्कशन हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी प्लेन में आपको दो रेखाएं खींचनी है तो आप कितने तरीकों से खींच सकते हो, ध्यान से सुनना। आपसे किसी ने प्रश्न किया कि आपको बच्चों दो सरल रेखाएं खींचनी है तो कितने तरीके से, कितने स्टाइल से, कितने मेथड से, कितने वैरायटी से आप रेखाओं को खींच सकते हो। यह सवाल जैसे ही आपके पास आएगा तो इसका जवाब होता है प्यारे बच्चों 3 तरीका से। आप कहिएगा सर वो कौन कौन सा 3 तरीका है, जरा आप हमें खींच कर बताएं। बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। देख लो यहां पे, एक तो हुआ कि दो रेखा खींचनी है तो मैंने खींच दिया, इसको समानांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अच्छा, एक स्टाइल तो ये हो गया। दूसरा स्टाइल जो होगा प्यारे बच्चों वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा स्टाइल क्या है बुआ? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और उसके बाद जो तीसरा स्टाइल है ना बुआ, वो जो तीसरा स्टाइल है वो है समपाती रेखाएं। मतलब एक रेखा खींचिए और दूसरा रेखा बिल्कुल इसी के ऊपर से खींचिए, बिल्कुल इसी के ऊपर से खींचिए, बिल्कुल रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, तो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। अब यहाँ पे दोनों रेखाओं में कितना बिंदु उभयनिष्ठ है? एक भी बिंदु नहीं। तो इस स्थिति में एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। यानी एक प्रश्न के चक्कर में आपका 3 प्रश्न मैं क्लियर कर दिया। यदि दो समीकरणों का आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होंगे। यदि दो समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसको बोलते हैं समांतर। समांतर में एक भी हल नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं बुआ प्रतिच्छेदी। इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर कटती हैं, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी है, तो इसमें एक हल संभव है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यदि दो समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यदि दो समीकरणों का आलेख यानी कि उनका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके कितने हल हैं? तो एक हल यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और जब दो रेखाओं का जो आलेख है वो समपाती है, ये कैसा है बुआ? समपाती है। तो समपाती के केस में क्या होगा? तो समपाती के केस में अनगिनत हल होगा, क्योंकि बहुत सा पॉइंट कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा आपका अनगिनत हल। अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बुआ, अनगिनत हल हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यदि दो समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हों तो उनका एक भी हल नहीं होगा। यदि दो समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और यदि दो रेखाओं का आलेख समपाती रेखाएं हैं तो अनगिनत हल होंगे। तो यहाँ पे यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, अनंत का मतलब अनगिनत, तो उनके आलेख कैसे होंगे? तो यहाँ पर समपाती मैंने लिखा कि नहीं?
यहाँ पे भी तो लिखा दो समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं में आपको यहाँ पर एक रेखा दिख रहा होगा, लेकिन ओरिजिनली इसमें दो रेखाएं हैं। दिक्कत क्या है कि रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, इसीलिए दिखेगा तो एक बट है दो, तो इसको समपाती रेखाएं कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। उसके बाद एक सवाल नंबर 4 है, रैखिक समीकरण का घात होगा। प्यारे बच्चों, तो रैखिक समीकरण का घात होता है 1। रैखिक समीकरण का मतलब होता है चर का घात 1 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था। जैसे हम कुछ उदाहरण लिख के बता देते हैं आपको, यहाँ पर आंसर तो इसका 1 हो ही गया। जैसे है कि 2x + 3 = 11, 4y - 1 = 0। तो ये जो समीकरण है प्यारे बच्चों, यह रैखिक समीकरण है। इसमें रैखिक समीकरण का घात पूछा है, तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y का पावर कुछ नहीं है तो 1। तो याद रखिएगा, रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, तो त्रिघात समीकरण का घात कितना होगा, तो 3। तो ये तो नाम ही है त्रिघात, है ना, इस नाम में ही आंसर है। द्विघात 2 घात, लेकिन रैखिक इसमें दिक्कत है, इसीलिए यही वाला प्रश्न पूछता है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, या पलट के पूछ देगा रैखिक बहुपद का घात कितना होगा। नो प्रॉब्लम भैया, आंसर तो एक ही लिखाएगा। रैखिक समीकरण कहे चाहे रैखिक बहुपद कहे, हर हाल में उसका घात 1 होगा। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। अब आइए 3 नंबर, ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि। तो 3 नंबर का डिस्कशन मैं यहाँ पे करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर, ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे। तो आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वह उसके विवेचक पर निर्भर करता है। बताइए तब हुआ, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है यानी कि शून्यक होता है, यानी जीरोज होता है, यानी कि हल होता है, वह निर्भर किस पर करता है, तो उसके विवेचक पर, विविक्तकर पर। अंग्रेजी नाम बोल देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, और उसको डी से सूचित किया जाता है। तो किधर गया भैया, 3 नंबर, ax² + bx + c = 0 इसके मूल समान होंगे। तो मूल तो डिपेंड करता है विवेचक पर। विवेचक का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। ये होता है विवेचक का फॉर्मूला। यदि d 0 के बराबर हुआ तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और यदि d का मान माइनस में आ गया यानी कि 0 से छोटा हो गया तो मूल अवास्तविक होंगे, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ऐसे समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इसके बारे में आगे के कक्षा में आपको पढ़ना है, जहां d माइनस में होता है। फिलहाल अभी आप 10th की तैयारी करते हैं तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं बोल देता हूं कि जिस द्विघात समीकरण का d माइनस में होगा उसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। 11th क्लास में मैथमेटिक्स में इसका चर्चा किया जाएगा। जहिया 11th में जाइएगा तहिया पढ़ लीजिएगा। कहानी अभी इतना ही पे रखिए कि आप 10th के छात्र हैं, आपको 10th की तैयारी करनी है, तो आप इतना ही जानिए कि मूल समान होंगे। तो मूल समान होंगे यदि d = 0। ये भी ऑप्शन हो सकता है, या इसको डेवलप कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। d का फॉर्मूला b² - 4ac = 0, इतना पर भी ऑप्शन दे सकता है। इससे आगे भी ऑप्शन दे सकता है, b² बराबर ये -4ac उधर चला जाएगा तो +4ac हो जाएगा। इस तरह से कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही होगा। अब ये तो बोर्ड जाने कि वो किस रूप में ऑप्शन छापेगा भाई। आप सब जानिए कि किसी भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अगर समान होंगे तो d 0 के बराबर होगा, चाहे b² - 4ac 0 के बराबर होगा, चाहे b² 4ac के बराबर होगा, चाहे इसको स्क्वायर हटा देगा, इसमें रूट चढ़ा देगा। तो बहुत तरीका है भैया पूछने का। आपके पास वाजिब नॉलेज होना चाहिए तो आप जवाब दे ही दीजिएगा, टेंशन खत्म। अब एक सवाल और बच गया है, समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। अब देखिए चकमा दे रहा है बिहार बोर्ड, आपको बिहार बोर्ड चकमा दे रहा है और आप चकमा खा भी जाइएगा, लेकिन श्रीकांत सर का वीडियो देख रहे हैं इसलिए चकमा नहीं खाइएगा। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है श्रीकांत सर का, है ना। चलिए तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तनी ध्यान दीजिएगा चैनल पर, आप लोग ध्यान वा नहीं देते हैं, तनी सीरियसली ध्यान दीजिए और तनी करवाइए सब्सक्राइब तनी दोस्तों सबसे, है ना। कितना कहें हम ठंडा में, आप समझते नहीं। चलिए जब समझना होगा तब समझिएगा भैया, लेकिन हम तो अपना काम बड़े प्यार से करते हैं और करते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 का विवेचक पूछ दिया है। लड़का तो रट्टा मारने रहता है कि विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन देल भी रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में टिक मार दिए तो कहानी खत्म हो गई, आपका 1 नंबर नुकसान में चला गया। कहिएगा सर विवेचक का सूत्र तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फिर कैसे गलती हो रहा है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सी एक्स न दे दिया है, अब बी दे दिया है आगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल है, इसको भी तो आप देखिएगा ना। तो चलिए 5 का भी सॉल्यूशन मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं। आपका ए तो ए है, आपका ए तो ए है, आपका बी तो सी है, यह तक फंसाने का मंत्र है। आपका बी तो सी है और आपका जो सी है, आपका जो सी है वो है बी। देखिए यहाँ पर दिया था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ए के जगह तो ए है, सॉरी किधर गया, ए के जगह तो ए है, बी के जगह तो सी है और सी के जगह तो बी है, तो सी का मान बी हो गया। अब विवेचक का फॉर्मूला लिखिए, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला तो ठीक है, अब इसमें मान बैठाइए, बी का मान क्या है सी, तो यहाँ पर लिखिए सी स्क्वायर माइनस 4 तो खैर कांस्टेंट है लिखाएगा ही। अब ए का मान ए है तो ए ही रहेगा, ठीक है, और सी तो सी का मान बी है, तो 4ab। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर विवेचक पूछा जाए तो जवाब होगा सी स्क्वायर माइनस 4ab। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये 5 का 5 सवाल आपको अच्छा से समझ में आया होगा और अच्छा नॉलेज मिला होगा। तो बाकी का 5 क्वेश्चन अभी बोर्ड साफ करने के बाद मैं सॉल्व करूंगा, तो आप जल्दी जल्दी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में लिखने के बाद इसको 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए। अभ्यास करने के बाद आपको दिमाग में बातें रहेंगी, और मोबाइल का सुविधा अगर है आपके पास तो 2-4 बार वीडियो को देखिएगा, देखने और सुनने से ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कीजिए भैया। चलिए तो 6 नंबर सवाल है आपके बीच, 0 तथा 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, इसे अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है वो सारा ऑड नंबर्स हो जाता है, ठीक है, विषम संख्या हो जाती है। यहाँ पे यह एपी चैप्टर का सूत्र है, समांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो ऐसे तो आप ऐसे भी लिख करके भी 1 से लेकर 49 तक लिख के गिन लीजिए, हो जाएगा आंसर। लेकिन मान लीजिए यहाँ तो 50 दिया हुआ है, कहीं परीक्षा में कहे कि 0 से 500 के बीच में कितना विषम नंबर है, या 11 से लेकर 356 के बीच कितना विषम संख्या है, तब तो आप दिक्कत में पड़ जाइए, कहाँ तक लिखिएगा। तो लिखने वाला झंझट छोड़िए, हम जो बताते हैं उस पर अमल कीजिए। आपका किसी तरह का क्वेश्चन इस टाइप का होगा, हाँ समझ रहे हैं, समझता पर रहे हैं जरूर। ये 6 का सॉल्यूशन को दिमाग में करो फिक्स। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लिखना है प्यारे बच्चों। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, अब डॉट डॉट कर दो, 1 के 49 होगा। अब ये जो 49 है प्यारे बच्चों, इस एपी का क्या है, एनवा पद, अंतिम पद जो कह लो। तो आपका एनवा पद है जिसको एन से सूचित करते हैं या टीएन से सूचित करते हैं।
तो an हो गया 49। an का सूत्र आपको पढ़ाया गया था प्यारे बच्चों, इम्प्लाइज दिस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, अब जरा वैल्यू बैठा दो। a का मतलब प्रथम पद होता है तो 1 है, n का मान तो निकालना है तो n माइनस 1। डिफरेंस कितना का है? 1 3 5 7, दो का डिफरेंस है ना बुआ, तो यहाँ पे 2 डाल दो ना आप, बराबर के बाद 49। अब इस समीकरण को सोल्व करने से जो n का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। और रैखिक समीकरण को हल करने में तो आप लोग पास हैं, है ना, आप लोग पास हैं। लेकिन हम तो बताएंगे अभी इसको पूरा। n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 में 1 जाकर उधर घटेगा बुआ तो हो जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 2 इंटू में है तो उधर 48 के बटा में जाएगा तो ये 24 बार में कटेगा, आई माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25। यानी आपका आंसर हो गया 25। कहने का मतलब 0 और 50 के बीच में 25 गो विषम संख्याएं हैं बुआ, तो इसका आंसर हो गया आपका 25। जहाँ पे 25 ऑप्शन होगा ए में, बी में, सी में, डी में, उसमें टिक मार के 1 नंबर प्राप्त कर लेना। अब चलो 6 क्लियर हो गया, अब 7 क्लियर कर दो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k बराबर हुआ 8। अब k के लिए आपके पास 4 गो ऑप्शन होगा, ऑप्शन को गोली मारिए, आप अपना सही ऑप्शन चुनिए ना। हमको गलत ऑप्शन से क्या मतलब है। 7 का सोल्यूशन दिखा रहे हैं आपको। एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो बउआ सब। अब एक मूल तो 2 है तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 2 बैठा दो, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 2 बैठा दो, है ना, बैठा दो। x के जगह 2 बैठा दो, x के जगह 2 बैठा दो, प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हुआ 4, प्लस 2 गुना 2 4 के, प्लस में 4 बराबर क्या तो 0। 4 प्लस 4 कितना तो 8, प्लस 4 के बराबर कितना तो 0। अब 4 के बराबर ई प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8, और 4 दूनी का 8 कट गया तो k का मान हो गया बउआ सा माइनस में 2, तो माइनस में 2 तुम्हारा सही आंसर हो गया। उसी को अपना करेक्ट आंसर मानना। 8 नंबर सवाल तो फार्मूला है। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का क्या शर्त है। तो शर्त बगल में लिख देता हूँ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। यही शर्त है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का शर्त। याद रखिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों सेम आ जाएगा, लेकिन c1 बटा c2 कुछ दूसरा आ जाएगा, सेम नहीं आएगा। तो समझ जाइएगा कि इन समीकरणों का एक भी सॉल्यूशन प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी कि अगर इन समीकरणों का ग्राफ खींचे तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि यदि 2 रेखाओं का ग्राफ समांतर है तो उसका एक भी हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा और संपाती है तो अनगिनत हल होगा। याद रखिएगा, है ना। मजा आया? मज़ा तो आ रहा होगा भाई आप लोगों को। बताना जरा तुम लोग कि मज़ा आता है कि नहीं आता है। अब आपको 9 नंबर और 10 नंबर का सॉल्यूशन चाहिए। चलिए, तो हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा लगता है कि, तो फटाफट आप लोग 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन नोट कीजिए। और मैं यूं गया और यूं आया, जी हाँ, तो आ गया हूँ आपकी सेवा में। हाँ,
दो और प्रश्न बच गए थे। समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन की तलाश है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि 9 नंबर सवाल का सही आंसर कैसे देना है। तो चलिए सबसे पहले आप दोनों समीकरणों को लिख लीजिए। 3x प्लस के वाई इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। ठीक है बुआ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 बुझाया। x का गुणांक A1 y का गुणांक B1 बराबर के बाद जो अचर पद है C1, पहला समीकरण में 1 1 1 और ये दूसरा समीकरण में है तो A2 B2 C2। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, A1 कॉमा B1 कॉमा C1 छांट लो, 3 कॉमा K कॉमा 0। उसके बाद A2 B2 C2 छांट लो। ये 2 का मतलब होता है दूसरे समीकरण से लेंगे हम लोग, ये दूसरा समीकरण है तो 2 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 20 ले लेंगे। तो सबसे पहले A1 B1 C1 छांट लीजिए, फिर A2 B2 C2 छांट लीजिए और उसके बाद कौन सा हल भैया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। तो प्रश्न से हमारा प्रश्न जो कहता है उसके हिसाब से A1 बटा A2 नहीं बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के। तो A1 कितना है बउआ, A1 कितना है तो 3 है, बटा A2 कितना है बउआ तो 2 है, बराबर नहीं है। B1 कितना है बउआ तो K है, अब B2 कितना है बउआ तब 5 है। अब क्रॉस गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना, तो 2 के बराबर नहीं है, 3 पचे 15 और इस तरह से K बराबर नहीं होगा 15 बटा 2। तो जहाँ पे मिल जाए आपको K बराबर नहीं है 15 बटा 2, उसी को अपना करेक्ट ऑप्शन समझे और वही होगा इस प्रश्न का उत्तर कि K का मान 15 बटा 2 के बराबर नहीं होगा। चलिए, एंड इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यदि 2k माइनस 1 कॉमा के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर व्हाट। तो चलिए k का मान निकाल कर मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 और कहानी होगा बस, आज के लिए इतना ही होगा। तो समीकरण है 10x माइनस 9y बराबर 12, 10x माइनस 9y इक्वल टू 12, ये समीकरण दिया गया है और 2k माइनस 1 कॉमा के इसका हल है। तो ये x का मान हो गया जो कॉमा के पहले है और कॉमा के बाद जो k है वह y का मान हो गया। तो x के जगह बैठा दीजिए 2k माइनस 1, x के जगह क्या बैठाइएगा, x के जगह 2k माइनस 1 माइनस 9 और y के जगह क्या बैठाइएगा, तो y का मान k, देखिए कॉमा के बाद y का मान रहता है तो कॉमा के बाद k है ना, तो k है ना तो बैठा दीजिए बराबर 12 एंड 10 दुना के 20 के माइनस 10 में 1 से गुना होगा तो 10 और 9 में k से गुना होगा तो 9 के बराबर 12। अब 20 गो k में 9 गो k घट जाएगा तो 11 गो k एंड 12 अपने जगह पर, अब माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10, अब 12 में 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22 और 11 दूना 22 कट गया प्यारे बच्चों। तो k का मान आ गया 2। तो यही हो गया आपका 10 का आंसर। 10 भी क्लियर, 9 भी क्लियर, 10 भी क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हो गया k बराबर 2। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि
आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हम अच्छा क्वेश्चन को घंटों तक चुनते रहते हैं, सेलेक्ट करते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैं वीडियो में डालूं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो आने वाले टाइम में, और बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाएं। हम इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत सा सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, बहुत सा विषय है, और इसी में मैथमेटिक्स भी आता है। तो चलिए, जो लोग श्रीकांत सर के चैनल पे लाभ ले रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद सपोर्ट के लिए। और मेरा एक कहना मानिए कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बताइए कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। यकीन ना हो तो भैया सब्सक्राइब करके 1-2 वीडियो देखो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, ठीक है। एंड इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें एंड आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव थॉट रखिए। मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।